Hello students, this is Dr. V. S.K. Reddy and you are watching YouTube channel Concepts of Physics. Class 11 का ये 8th चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और इस चैप्टर का ये 4th लेक्चर है। इसके पहले हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। ओके, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड वायर। जब भी हम कोई इलास्टिक बॉडी कंसिडर करते हैं, जब हम उस इलास्टिक बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो दिस बॉडी गेट डिफॉर्म। अब डिफॉर्म कंडीशन में वहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो रहा है। ओके, उस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन आफ्टर रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। ये सब कुछ बेसिक हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा है। अब इस वीडियो में हमें जब भी कोई बॉडी डिफॉर्म कंडीशन में होता है, स्पेशली इलास्टिक बॉडी, तो उसमें एक एनर्जी स्टोर होता है। दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज एन पोटेंशियल एनर्जी। और स्पेशली इलास्टिक बॉडी में डिफॉर्म कंडीशन में जो भी एनर्जी होगा उसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर करेंगे। और इस वीडियो में हम उसी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ओके, एक फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं और उस फॉर्मूले के बेसिस पे किस टाइप के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उसका भी एक अलग से वीडियो बना के मैं इस डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक प्रोवाइड करूंगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड वायर। टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, लेट अस कंसिडर दिस इज अ रबर बैंड। यहां पे एक हम रबर बैंड कंसिडर कर रहे हैं। अगर वो रबर बैंड उसके नेचुरल कंडीशन पे है विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी अगर रबर बैंड कंसिडर कर रहे हो, अगर उसके ऊपर हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया है तो वो उसके नेचुरल कंडीशन में होगा। ऐसे नेचुरल कंडीशन में जब वो बॉडी होगा तो उसकी जो भी पोटेंशियल एनर्जी होता है वो मिनिमम होता है। और वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से आ रहा है उस बॉडी के अंदर? इट इज ड्यू टू द मॉलिक्यूलर फोर्सेस। फर्स्ट लेक्चर में शायद हमने ये डिस्कस किया है। ओके, सो उस मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को हम यहाँ पे जीरो पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर करेंगे। कितना कंसिडर कर रहे हैं हम? जीरो पोटेंशियल एनर्जी हम कंसिडर करेंगे। अब ऐसे रबर बैंड के ऊपर जिसकी पोटेंशियल एनर्जी जो कि मिनिमम होता है, जिसको हम जीरो कंसिडर कर रहे हैं, अगर ऐसे रबर बैंड को अगर हम स्ट्रेच करते हैं बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्सेस, अगर हम उसको स्ट्रेच करते हैं तो उस रबर बैंड में एक एनर्जी स्टोर होता है। दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज एन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और वही हमें यहाँ पे डिराइव करना है। सो फॉर दैट लेट अस कंसिडर दिस इज अ रिजिड सपोर्ट। यहाँ पे एक वायर कंसिडर कर रहे हैं। उस वायर का जो भी डायमेंशन है वो फिलहाल नेचुरल कंडीशन पे है। उसका एक एंड जो भी है यहाँ पे हमने फिक्स किया, यहाँ पे हमने फिक्स किया और ये ओपन एंड है। ओके, ये फ्री एंड है। अब इस फ्री एंड को अगर हम कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई करते हैं तो इसका इलांगेशन होगा और इलांगेशन होने के बाद इसकी जो भी स्टेट होगा, कंडीशन होगा, इट इज लाइक दिस वन। तो यहाँ पे हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, एफ इतना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया। ओके, सो यहाँ पे हमने कितना फोर्स अप्लाई किया? एफ इतना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और जो भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं दैट ड्यू टू दिस फोर्स द इलांगेशन ऑफ दिस वायर, इलास्टिक वायर टेक्स प्लेस। सो इसकी नेचुरल लेंथ कितना था पहले? तो जो भी लेंथ था इसका, दैट लेंथ वाज दिस वन। सो पहले इसकी लेंथ था एल। ओके, आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स इस वायर का इलांगेशन हो चुका है। इलांगेशन होने के बाद इसका जो भी फाइनल लेंथ है दैट इज नथिंग बट द एल प्लस स्मॉल एल। सो यहाँ से लेके यहाँ तक एल है और यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी है इसका इलांगेशन हो चुका है। और इलांगेशन कितना हो चुका है? सो दिस अमाउंट इलांगेटेड। सो इसको हम स्मॉल एल कंसिडर करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज एन इलांगेशन। ओके, इतना इसका लेंथ बढ़ चुका है एज कम्पेयर टू नॉर्मल कंडीशन। सो इस इलांगेशन को हम एक्सटेंशन भी कहते हैं। जितना ज़्यादा आप लोड अप्लाई करोगे विद इन इलास्टिक लिमिट, जितना ज़्यादा लोड अप्लाई करोगे उतना उस बॉडी का इलांगेशन होगा। तो यहाँ पे अगर हम कंसिडर करते हैं कि इस जो भी वायर है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर मैं ए कंसिडर करता हूँ, ए इज अ क्रॉस सेक्शन एरिया, एल वाज अ इनिशियल लेंथ, जो भी फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं दैट इज इक्वल टू एफ
और उसका इलोंगेशन जो भी हो चुका है इट इज इक्वल टू स्मॉल एल. सो स्मॉल एल इज कॉल्ड एज एन इलोंगेशन और एक्सटेंशन. ओके, तो यहाँ पे एक याद रखिएगा, जो भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम ग्रेजुअली वो उस फोर्स को इंक्रीज कर रहे हैं, सो दैट जो भी रिस्टोरिंग फोर्सेस जनरेट होगा तो हर वक्त रिस्टोरिंग फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के समान होना चाहिए. ओके, सो यहाँ पे एक इक्वेशन हम लिख सकते हैं कि जो भी एक्सटर्नल फोर्स है किसी भी कंडीशन पे, सो दिस एक्सटर्नल फोर्स शुड बी इक्वल्स टू टेंशन प्रोड्यूस इन दिस वायर. सो हर पॉइंट पे यहाँ पे टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज नथिंग बट द टी, और उस टेंशन का जो भी डायरेक्शन होगा इट इज अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स बिकॉज दिस इज अ रिस्टोरिंग फोर्स. ओके, अब यहाँ पे एज वी नो दैट यहाँ पे यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला हमने डिफाइन किया था. यंग्स मॉडुलस इट इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. ओके, सो इस कंडीशन में इस बॉडी में क्या स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ है? आंसर इज दैट यस. क्या इस बॉडी में स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ है? द आंसर इज दैट यस. तो कितना स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ है? तो हम यहां पे लिख सकते हैं स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया. कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ है? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन. सो यहाँ पे जो भी फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं उसके वजह से कितना उसका डायमेंशन चेंज हुआ है? स्मॉल एल. ओरिजिनल डायमेंशन कितना आता? कैपिटल एल. सो दिस इज नथिंग बट द स्ट्रेन, दिस वन इज अ स्ट्रेस. सो इसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पे ये निकल के आएगा एफ एल अपॉन ए इंटू स्मॉल एल. ओके, सो इसी इक्वेशन को अगर हम लिखते हैं सो एफ इज इक्वल्स टू, अगर एफ इज इक्वल्स टू करते हैं तो ए एल इंटू वाई, सो वाई ए इंटू स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल. ओके, सो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे मिल चुका है फोर्स वाला. जो भी हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं दैट फोर्स इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू इलोंगेशन या एक्सटेंशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ. अब थोड़ा सोचिए, अगर ये बॉडी जो भी हम कंसिडर कर रहे हैं अगर वो बॉडी आइडियल बॉडी है, आइडियल इलास्टिक बॉडी है, तो उस आइडियल बॉडी के लिए y दैट इज नथिंग बट द यंग्स मॉडुलस ये कांस्टेंट होगा. ओके, चाहे आप कितना भी फोर्स अप्लाई कीजिए y चेंज नहीं होगा. a उतना ही कंसिडर करेंगे हम, आइडियल बॉडी है. l नेचुरल लेंथ है. सो ये तीनों कांस्टेंट है. अगर ये तीनों कांस्टेंट है तो इसके बेसिस पे हम लिख सकते हैं सो जो भी फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं इट इज प्रोपोर्शनल टू इलोंगेशन. जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा उसका इलोंगेशन होगा या एक्सटेंशन होगा. ओके, तो इस चीज को हमें याद रखना है. ओके, तो मान के चलिए कि ये जो भी फोर्स है अभी की कंडीशन में दिस फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन. इतना फोर्स हमने अप्लाई किया. कितना फोर्स अप्लाई किया? 10 न्यूटन. तो इलोंगेशन जो भी हो चुका है इट इज इक्वल टू एल. इतना हो चुका है, स्मॉल एल इतना. अगर कम फोर्स अप्लाई करते तो कम इलोंगेशन होता. अगर फोर्स अप्लाई नहीं करते हो तो इलोंगेशन की वैल्यू 0 होता. यही हमें ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, अब मान के चलिए कि एक सिचुएशन ऐसा आएगा जब हम फोर्स को ग्रेजुअली बढ़ाते जा रहे हैं, तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा जिस पॉइंट पे अगर फोर्स की वैल्यू कम रखते हो तो इलोंगेशन कम होगा. तो हम कंसिडर करेंगे कि फोर्स की वैल्यू कम रख रहे हैं स्मॉल एफ. ओके, उस वक्त जो भी इलोंगेशन प्रोड्यूस हो रहा है लेट अस इमेजिन दैट इट इज इक्वल टू एक्स. जब फोर्स की वैल्यू हम स्मॉल एफ रख रहे हैं उस वक्त इलोंगेशन प्रोड्यूस हो रहा है स्मॉल एक्स. ओके, अब इस इतनी फोर्स पे मान के चलिए कि वो फाइनल फोर्स जो भी 10 न्यूटन है, अगर ये 7 न्यूटन है. ओके, तो 7 न्यूटन पे जो भी इलोंगेशन प्रोड्यूस हुआ है स्मॉल एक्स इट इज ऑलवेज लेस देन स्मॉल एल. ओके, अब इस कंडीशन में जो भी रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा इस वायर में सो वो भी 7 न्यूटन होना चाहिए जब एक्सटर्नल फोर्स ही 7 न्यूटन है तो. ओके, तो ऐसे कंडीशन में अगर बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में मैं फोर्स बढ़ाता हो तो इसका इलोंगेशन बहुत कम होगा. ओके, सो उस वक्त जो भी इलोंगेशन हम कंसिडर करेंगे लेट अस इमेजिन दैट इट इज dx. ओके, सो वो कितना होगा? dx होगा. अब यहाँ पे इस स्मॉल फोर्स के ऊपर ही अगर थोड़ा इलोंगेट करवाना है तो मुझे थोड़ा एडिशनल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा सो दैट उसका इलोंगेशन बहुत कम होगा dx इतना. यानी x के बाद
हम थोड़ी क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं फोर्स की, तो उसका इलांगेशन थोड़ा ज़्यादा होगा. सो दिस इज द डी एक्स. ओके, डी एक्स की वैल्यू थोड़ा बहुत कम है. तो जब वो उसके x इतना इलांगेशन हुआ था, ओके, x से लेके फाइनल लेंथ उसका x प्लस डी एक्स जब हो रहा है, तो ये करने के लिए हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना होगा. ओके, कुछ ना कुछ वर्क डन करना होगा. सो दिस वर्क डन, अगर यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखते हैं तो ये जो भी वर्क डन होगा डी डब्ल्यू, सो दिस वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डी एक्स. फोर्स इंटू डी एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डी एक्स इतना स्मॉल इलांगेशन उसका करवाना है, तो उसके लिए जो भी वर्क डन लगेगा दैट इज नथिंग बट द डी डब्ल्यू. ओके, सो एफ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन. सो डी डब्ल्यू इट इज इक्वल्स टू, एफ की वैल्यू क्या होना चाहिए, सो वाई ए अपॉन कैपिटल एल, वाई ए कैपिटल एल इंटू स्मॉल एफ. जब फोर्स था तो इलांगेशन कितना होता है उस वक्त, स्मॉल एक्स इंटू डी एक्स. ओके, सो ये हो गया वर्क डन का फॉर्मूला. स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू इलांगेट दैट वायर अप टू दिस एक्सटेंशन, डी एक्स इतना एक्सटेंशन करने के लिए. ओके, अगर वायर की नेचुरल लेंथ कितना है यानी इलांगेशन कितना है, जब वो नेचुरल लेंथ था उस वक्त 0 था, तो 0 से लेके मुझे इलांगेट करना है अप टू एल. तो इसके लिए टोटल वर्क डन कितना लगेगा, सो W लगेगा. सो उस फॉर्मूले को हम यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं. सो W इट इज इक्वल्स टू टोटल वर्क रिक्वायर्ड टू इलांगेट दैट वायर अप टू लेंथ स्मॉल l. सो 0 से लेके L तक लाने के लिए टोटल वर्क डन कितना लगेगा, तो ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन आ चुका है, इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं. सो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, सो दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई ए अपॉन एल एक्स इंटू डी एक्स. और लिमिट्स क्या होना चाहिए बेटा, 0 टू स्मॉल एल होना चाहिए लिमिट्स. ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू, इसको हम निकाल लेते हैं. सो यहाँ पे क्या होगा, वाई ए एल कॉन्स्टेंट निकलेगा, इंटीग्रेशन के वाई ए एल कॉन्स्टेंट निकलेगा. इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स ये होता है एक्स स्क्वायर बाय 2. और लिमिट्स क्या है, सो लिमिट्स है 0 टू एल. जब हम सॉल्व करेंगे तो टोटल वर्क डन की वैल्यू कितना निकल के आएगा, सो यहाँ पे वाई ए अपॉन एल इंटू अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद कितना आएगा, एल स्क्वायर बाय 2. लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद कितना आएगा, 0. तो इसकी वैल्यू आएगा, सो एल स्क्वायर स्मॉल एल स्क्वायर बाय 2. सो दिस कैन बी रिटन एज 1/2 वाई ए अपॉन एल इंटू एल स्क्वायर. ओके, सो इस इक्वेशन को हमें याद रखना है. अब इसी इक्वेशन के बेसिस पे हम टोटल जो भी वर्क डन यहाँ पे हो रहा है उसके अलग अलग फॉर्मूले यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं. सो मैं नेक्स्ट पेज पे कंसिडर करता हूँ. सो फाइनल इक्वेशन जो भी हमारा आया है यहाँ पे W इज इक्वल्स टू 1/2 वाई ए अपॉन एल इंटू एल स्क्वायर. सो W इट इज इक्वल्स टू 1/2 वाई ए अपॉन कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल स्क्वायर. ओके, सो स्मॉल एल को मैं थोड़ा डिफरेंट लिखता हूँ यहाँ पे एल स्क्वायर को 1/2 वाई ए अपॉन एल इंटू स्मॉल एल, ये एक ब्रैकेट में हो गया, इंटू स्मॉल एल. ओके, सो ये ब्रैकेट वाला टर्म अगर आप देखते हो तो ये क्या है, सो दिस इज नथिंग बट द अप्लाइड फोर्स. So this is the applied force. F is equals to y a l small l upon capital L. So F. So मैं यहाँ पे F की वैल्यू लिख लेता हूँ. So this is equals to 1/2 into F into small l. Okay. So this is the work done. अब जो भी वर्क डन यहाँ पे हो रहा है, जो भी वर्क डन हम कर रहे हैं उसको स्ट्रेच करने के लिए, सो सेम अमाउंट ऑफ जो भी वर्क डन है उतना ही पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर होगा, और दैट इज नथिंग बट द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. सो यहाँ पे दिस इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल्स टू 1/2 F इंटू एल. ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू 1/2 F को हम क्या कहेंगे, इट इज अ लोड multiplied by extension. Okay, so potential energy जो भी स्टोर हो रहा है it is equals to 1/2 into load into extension. इस फॉर्मूले को आपको हमेशा याद रखना है.
ओके, तो अब ये एक हो गया इक्वेशन। अब इसी को हम यहाँ पे थोड़ा अलग टाइप से लिखते हैं। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी का जो भी फार्मूला है, सो पोटेंशियल एनर्जी इट इज इक्वल्स टू 1/2 दिस फार्मूला, सो YAL, या इसी को लिखते हैं सो F इंटू L। ओके, मैं थोड़ा यहाँ पे रीअरेंज करता हूँ। सो F इंटू A अपॉन A इंटू स्मॉल l इंटू कैपिटल L अपॉन कैपिटल L। ओके, जब हम A को कट करेंगे, LL को कट करेंगे, तो ये ही यहाँ पे आएगा 1/2 F इंटू स्मॉल l। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/2। अब देखिए F अपॉन A, अगर यहाँ पे हम देखते हैं दिस F अपॉन A, ये क्या होता है, दिस इज नथिंग बट द स्ट्रेस। सो इसको हम स्ट्रेस करके लिखेंगे, दिस इज द स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल l अपॉन कैपिटल L, दिस इज नथिंग बट द स्ट्रेन मल्टीप्लाइड बाय A इंटू L। ओके, क्रॉस सेक्शन एरिया है उस वायर का, और A इज नथिंग बट द टोटल लेंथ, सो दिस इज नथिंग बट द वॉल्यूम, सो ये होगा वॉल्यूम। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी जो भी आया है, दिस पोटेंशियल एनर्जी का जो भी फॉर्मूला है, इट इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, उसके बाद अगर हम इसी इक्वेशन को थोड़ा अलग से लिखते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इट इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू स्ट्रेस into strain. So this is a important term, potential energy per unit volume। किसी बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना प्रोड्यूस हो रहा है, सो आंसर इज दैट 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। उस बॉडी में जो भी स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, ओके, उनका प्रोडक्ट और उसका हाफ इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, हमें और एक फॉर्मूला पता है, दैट इज नथिंग बट द Y इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन वी कैन राइट हियर स्ट्रेन इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। ओके, तो यहां पे अगर स्ट्रेन की वैल्यू हम स्ट्रेस अपॉन Y रखते हैं, so this equation become, so this is equals to 1/2 into stress into strain की जगह पे देखिए क्या रखना है हमें, स्ट्रेस अपॉन Y, तो स्ट्रेस अपॉन Y, so this equation become a 1/2 into Y into stress square। सो ये भी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। सो इसी को और एक तरीके से लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे स्ट्रेस लेते हैं तो स्ट्रेस इज इक्वल टू Y इंटू स्ट्रेन। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, बहुत सारे फॉर्मूले हमें मिल रहे हैं यहाँ पे, इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू, तो यहाँ पे सॉरी ये जो भी है दिस वन, ये नीचे आना चाहिए, ये नीचे है 1/2 स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन Y। ओके, उसी तरह अगर हम यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ पे 1/2 Y इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। सो इतने फॉर्मूले यहाँ पे हमें मिल रहा है। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट द 1/2 लोड इनटू एक्सटेंशन, ये एक फॉर्मूला हो गया। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम कंसीडर करते हैं, सो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज नथिंग बट द 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। ओके, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का और एक फॉर्मूला आ गया है, इट इज इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन Y, दैट इज यंग्स मॉडुलस। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का और एक फॉर्मूला आ गया, इट इज नथिंग बट द 1/2 Y इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। सो इस टाइप के ये फॉर्मूलेज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके, तो कितना पोटेंशियल एनर्जी उस बॉडी में स्टोर होता है, इट इज नथिंग बट द 1/2 लोड इनटू एक्सटेंशन, जनरल फॉर्मूला है।
पोटेंशियल एनर्जी का पर यूनिट वॉल्यूम लेना है आपको, तो ये दो फार्मूलेज है। ओके, सो 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन एक फॉर्मूला बन गया, 1/2 स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन यंग्स मॉडुलस ये दूसरा फॉर्मूला बन गया। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का थर्ड फार्मूला जो भी है 1/2 यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। सो ये इतने फॉर्मूले यहाँ पे बन रहे हैं। सो यहाँ पे एक एक फॉर्मूले को हम दे देते हैं नाम। सो दिस इज द फर्स्ट फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का, ये सेकंड फार्मूला है और ये थर्ड फार्मूला है। ओके, तो इस टाइप के हम अलग अलग सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी उस बॉडी का फाइंड आउट कर सकते हैं अगर वो डिफॉर्म कंडीशन में है तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आने वाले दिनों में जितने भी टॉपिक्स हैं फिजिक्स के, क्लास 11 हो या क्लास 12 हो, पूरे टॉपिक हमें कवर करना है। ओके, और सभी को हम कंसेप्चुअली पढ़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।